Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मच डिले फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which company has become the second company to hit $900 billion market capitalization after Apple। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजॉन। तो रिसेंटली अमेजॉन बन चुकी है सेकेंड कंपनी इन द वर्ल्ड जिसने $900 बिलियन हिट करे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। So Amazon has become the second company to hit $900 billion market capitalization after Apple. Amazon is an e-commerce company based in Seattle in United States of America. तो USA based company है Amazon और इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। On 16 July 1995, Amazon opened as an online bookseller, selling the world's largest collection of books to anyone with World Wide Web access। तो 1995 में अमेजॉन के जो फाउंडर थे जेफ बेजोस, इन्होंने अमेजॉन को एज अ बुक सेलिंग कंपनी की तरह खोला था जो वर्ल्ड वाइड बुक्स को सेल करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, 1950 टू 51 के बीच में हमारी कंट्री का जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे था उसको प्रेजेंट किया गया था। The first economic survey of India was presented in 1950 to 1951 as a part of Union Budget. The economic survey is prepared अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के गाइडेंस के अंडर जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इसको प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम करंट में बात करें तो वेंकटरमन नागेश्वरन इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड द 18th चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो करंट में हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो है वेंकटरमन नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is world's largest foreign exchange market? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी लंदन। तो लंदन करंट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। London, followed by New York, Tokyo, Zurich, and Frankfurt, has become the world's largest foreign exchange market. Based on the latest stats in 2022, 38.1% of all foreign exchange market turnover is made in London। तो रिसेंट में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग 38.1% जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो विद इन लंदन का ही टर्न ओवर रहता है। आउट ऑफ 100% 38.1% जो टर्न ओवर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का वो लंदन में होता है। As the largest currency trading market, London has a daily average of around $7 trillion per day by average. Next question, who is called as the pioneer of liberalization of Indian economy? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्हें कहा जाता है एज द पाइनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज कॉल्ड एज द पाइनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और जो हमारा 8th 5-year प्लान था जिसकी ड्यूरेशन 1992 से 1997 तक थी, इसको 1997 तक थी, इसको राव एंड मनमोहन प्लान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जब हमारी कंट्री में 1991 के अराउंड एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ये हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे। मोर ओवर इन्होंने लाइसेंस राज को भी अबॉलिश किया था जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही थी और करप्शन बढ़ रहा था। So therefore he is called as the pioneer of the liberalization of the Indian economy. Next question, due to Hindenburg report, the shares of Adani Group have registered a huge fall. Hindenburg Research is located in which country? तो हमें बताना है Hindenburg Research Firm ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूएसए। तो यूएसए में लोकेटेड है Hindenburg Research Firm. Hindenburg Research is an investment research firm
with a focus on activist short selling founded by Nathan Anderson in 2017 and based in New York City, USA. तो इसके फाउंडर थे नेथन एंडरसन, इन्होंने 2017 में इसकी फॉर्मेशन की थी. Basically, to sum up, the firm looks for corruption or fraud in the business world and investigates them. तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है इस हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म का कि ये वर्ल्ड वाइड करप्शन और फ्रॉड के जो मामले होते हैं रिगार्डिंग बिजनेस उनको इन्वेस्टिगेट करता है. Next question, which of the following is represented by Lorentz curve? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. तो लॉरेंस कर्व के थ्रू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई जाती है. इन इकोनॉमिक्स द लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम or of wealth. It was developed by Max O. Lawrence in 1905 for representing the inequality of wealth distribution. तो इसको प्रिपेयर किया था मैक्स और लॉरेंस ने 1905 में, जिसके थ्रू ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते थे. इनइक्वलिटी यानी जो डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन रिच एंड पुअर, उनके बीच की इनइक्वलिटी को हम दिखा सकते हैं थ्रू दिस लॉरेंस कर्व. इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मैक्स ओ लॉरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the digital app which has been launched by the Parliament of India in January 2022? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल संसद ऐप. तो डिजिटल संसद ऐप ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है कि पार्लियामेंट ने लॉन्च किया था डिजिटल संसद ऐप दैट विल मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू फॉलो proceedings in parliament and also their lawmakers. तो जो डिजिटल संसद ऐप है इसके थ्रू जो पीपल हैं, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वो मोर क्लोजली फॉलो कर सकते हैं द प्रोसीडिंग्स जो पार्लियामेंट में हो रही हैं, द डिसीजंस टेकन बाय आर लॉ मेकर्स, जिसकी वजह से जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री की ट्रांसपेरेंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो. सो इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया है डिजिटल संसद ऐप. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following bodies used to finalize the 5-year plan proposals? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी ये फाइनलाइज करती है 5-year प्लान प्रपोजल्स को फाइनलाइज करती थी. द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो इसके हेड प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे. विथ ऑल द चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द फाइनल अथॉरिटी टू अप्रूव द 5-year लॉन्ग पॉलिसी. और जो एनडीसी है इसका फॉर्मेशन 6 अगस्त 1952 में हुआ था. Next question, which company became India's largest fast-moving consumer goods company, FMCG? That is FMCG का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, अडानी विलमार. तो रिसेंटली अडानी विलमार बनी है एज द इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी. अडानी विलमार लिमिटेड हैज़ बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी. और इसने किसको सरपास किया है? HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को इसने सरपास किया है. पहले HUL was the India's largest fast moving consumer goods company, पर अब बन गई है अडानी विलमार. नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय whom? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये पब्लिश करती है इकोनॉमिक सर्वे को. द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिव्यू द डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द पास्ट 12 मंथ्स. तो देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है, और ये इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो लास्ट साल था या लास्ट 12 मंथ्स थे उसमें कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, कौन कौन से फील्ड्स में डेवलपमेंट्स हुए और कहाँ पर ज़रूरत है कि वहाँ पर और ज़्यादा फोकस किया जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. Next question, during the sugar session of 2021-22, which country was the world's largest producer and consumer of sugar? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया. तो जो 2021 और 22 का शुगर सेशन था वहाँ पर हमारी कंट्री इंडिया बनी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर्स इन द वर्ल्ड. सो इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड अ रिकॉर्ड ओवर 5 lakh
metric tons LMT of sugarcane in the sugar session or sugar season of 2021-22. It has also become the world's second largest exporter of sugar after Brazil. तो हमारी कंट्री इंडिया ब्राज़ील के बाद सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गई है शुगर की. Next question, which among the following bodies estimates the national income of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस. तो CSO ये मेजर करता है हमारी कंट्री का नेशनल इनकम, ये आपने याद रखना है. सो द सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस या फिर सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस इज अ गवर्नमेंट एजेंसी इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और इसका काम है इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, an economy which does not have any relation with the rest of the world is known as. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, क्लोज्ड इकोनॉमी. तो ऐसी इकोनॉमी जिसके वर्ल्ड के साथ कुछ कनेक्शंस नहीं होते हैं, यानी वो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बंद कर देता है, ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी. अ क्लोज्ड इकोनॉमी टिपिकली रिफर्स टू अ कंट्री दैट डज नॉट ट्रेड और एंगेज इन अदर फाइनेंशियल exchanges with other countries. That means no imports come into the country and no exports leave it. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नो इम्पोर्ट एंड नो एक्सपोर्ट. तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year plans in India was introduced by whom? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू. तो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 5-year प्लान्स का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में. द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू presented the first 5-year plan to the Parliament of India and needed urgent attention. The 5-year plan was obtained from USSR, that is Union Soviet Socialist Republic. तो देखिए जो हमारी कंट्री है उसने जो 5-year प्लान है उसका कॉन्सेप्ट USSR से लिया था, जिसे अब रशिया की तरह भी रिफर किया जाता है बिकॉज रशिया वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ USSR. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर. तो जो प्लानिंग कमीशन था हमारी कंट्री का, उसकी जो चेयरमैन हुआ करते थे वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही हुआ करते थे. प्लानिंग कमीशन वॉज बेसिकली द कमीशन विच यूज टू मेक द प्लान्स, और वी कैन से द 5-year प्लान्स फॉर द कंट्री. After India achieved independence, a formal model of planning was adopted, and accordingly, the Planning Commission reporting directly to the Prime Minister of India. तो directly Planning Commission Prime Minister को report करता था. ये establish हुआ था 15 मार्च 1950 को with Prime Minister जवाहरलाल नेहरू as the first chairman. तो first chairman Planning Commission के थे जवाहरलाल नेहरू, और जो Planning Commission है 15 मार्च 1950 को बना था. Next question, which among the following is included in the tertiary sector? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, that is बैंकिंग. तो बैंकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर. इसके अलावा अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग, ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है. फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं. द टर्शरी इंडस्ट्री सेक्टर मेक्स अप द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इज सोलली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, नॉट गुड्स, टू कंज्यूमर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर दिस रीज़न इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. तो टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि टर्शरी सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ऑल. इसका जो बेसिकली जो फोकस होता है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी इन्वेस्टेड बाय फॉरेन MNCs इज नोन एज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो MNCs का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. तो इनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी दूसरी कंट्री में उसको FDI कहा जाता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट or foreign investment. Next question, as per the announcement made by the Ministry of External Affairs on 1st April 2023, with which country has India agreed to settle trade in the Indian rupees in April 2023? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी मलेशिया। तो मलेशिया के साथ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अप्रैल 2023 में ट्रेड करेगी इन इंडियन रुपीस। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इंडिया एंड मलेशिया हैव अग्रीड टू सेटल ट्रेड इन द इंडियन रुपीस। So the Ministry of External Affairs announced on 1st April 2023। तो Ministry of External Affairs ने ऐसा अनाउंस किया था कि जो इंडिया और मलेशिया हैं ये अप्रैल 2023 में इंडियन रुपीस में ट्रेड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली डिपेंड्स ऑन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कंट्री में कितने रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है और उस कंट्री के साइज ऑफ मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स और ये 3 फैक्टर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन एंड मार्केट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज मेड बाय और सिंपली डेवलप्ड बाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक। तो महबूब उल हक ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रिपेयर किया था। इट वाज डेवलप्ड बाय Pakistani economist Mehboob ul Haq and was further used to measure a country's development by UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस। तो देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको प्रिपेयर किया था महबूब उल हक ने और लेटर ऑन इसको यूज़ किया जाने लगा बाय यूएनडीपी टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो वन ऑफ द फैक्टर बना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको यूएनडीपी यूज़ करती है किसी भी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ वाज अ 18th century Scottish philosopher. He is considered to be the father of modern economics. और जो एडम स्मिथ है इनकी एक काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक भी है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ द नेशंस। ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है। वेल्थ ऑफ द नेशंस किसकी बुक है? एडम स्मिथ की, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी जोनल ऑफिस डज आरबीआई हैज़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। तो आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस हैं हमारी कंट्री में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ओवर 31 डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड हैं और मोस्ट ऑफ द आरबीआई ऑफिसेज आर लोकेटेड इन स्टेट कैपिटल्स। आरबीआई हैज़ 19 रीजनल ऑफिसेज एंड 4 जोनल ऑफिसेज। तो आरबीआई की अगर हम बात करें रीजनल ऑफिसेज के बारे में तो वो 19 हैं और जोनल ऑफिस 4 हैं। Next question, public distribution system that is PDS is aimed at। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एम है कि प्रोवाइड किया जाए फूड को टू द पुअर, प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द पुअर, यानी एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए पुअर लोगों को कि एट एनी कंडीशन दे विल बी गेटिंग फूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द लोएस्ट कॉस्ट टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो काला बाजारी को कम करने के लिए टू प्रिवेंट ओवर चार्जिंग बाय ट्रेडर्स, और जो ट्रेडर्स होते हैं वो राइस और ग्रेन वीट को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सेल करते हैं, तो पुअर पीपल को उनसे बचाने के लिए पीडीएस सिस्टम को लॉन्च किया गया। इन जून 1997 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड the targeted public distribution system with focus on the poor. Abhijit Sen was the brain behind the public distribution system। तो अभिजीत सेन इनको फादर ऑफ पीडीएस के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज द ब्रेन बिहाइंड दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी इन्होंने सजेस्ट किया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमारी कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह इनकी ये बुक है इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स में भी वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश who was awarded Nobel Prize a few years back was a famous। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिस्ट। तो मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं, इनको मिला था नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ पीस, तो ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं।
So, Muhammad Yunus and Grameen Bank were awarded Nobel Peace Prize for 2006 for their work to create economic and social development from below. So, जो मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश का, इनको टुगेदरली मिला था नोबेल प्राइज इन द ईयर 2006. ये आपने याद रखना है. एंड ही वॉज अ फेमस इकोनॉमिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The most appropriate measure of a country's economic growth is its. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, पर कैपिटा रियल इनकम या फिर सिंपली पर कैपिटा इनकम. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज पर कैपिटा इनकम, जिसको हम जिसको हम एवरेज इनकम के नाम से भी जानते हैं. सो per capita income is the average income earned by a person in the specified year. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? The total income of the country upon the total number of the people. So the most appropriate measure of a country's economic growth is its per capita income. ये आपने याद रखना है, per capita real income simply. Next question. The term microeconomics and macroeconomics were coined by. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, रेजिनर फ्रिश. तो रेजिनर फ्रिश इन्होंने कॉइन किया था ये टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. प्रोफेसर रेजिनर फ्रिश कॉइन द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड जॉन मैनर्ड कीन्स इज लार्जली क्रेडिटेड विद द इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट टाइम जो टर्म कॉइन किए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वो रेजिनर फ्रिश ने किए थे. और इसके अलावा जो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके इन्वेंटर मैनार्ड कीन्स को माना जाता है. Next question. In India, the first bank of limited supply of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was. Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध कॉमर्शियल बैंक. तो अवध कॉमर्शियल बैंक was an Indian bank established in 1881 in Faizabad. It operated until 1958 when it failed. It was the first commercial bank in India having limited liability and an entirely Indian board of directors. तो ये कंट्री का ऐसा फर्स्ट बैंक था जिसमें एंटायरली जो लोग थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे ऑल वर इंडियन. और 1881 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था फैज़ाबाद में और ये बंद हुआ था 1958 में. ये भी आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, आरबीआई. तो जब हमारी गवर्नमेंट आरबीआई से रुपीस बोरो करती है तो ऐसी कंडीशन को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है. व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज मनी from the RBI or prints money to fill the gap between the income and expenditure, it is called as deficit financing. या फिर RBI से मनी बोरो करती है या फिर सिंपली उनको मनी प्रिंट करवाती है ताकि जो हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो गैप है उसको फिल किया जा सके. तो ऐसी कंडीशन को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द एम ऑफ द अंत्योदय प्रोग्राम. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग द पुअर. तो हम इन सभी क्वेश्चंस को अपनी जो पुरानी वीडियोस थी उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है. तो यहाँ पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इन शॉर्ट लेकर आई हूँ. सो हमें पूछा है व्हाट वाज द एम ऑफ द अंत्योदय प्रोग्राम. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग द पुअर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड एन ओवर रीचिंग स्कीम नेम्ड एज दीन दयाल अंत्योदय योजना, दैट इज डे, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्बन एंड रूरल पुअर. तो अर्बन और रूरल पुअर्स की जो कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए या फिर उनकी जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए इस अंत्योदय प्रोग्राम स्कीम को लॉन्च किया गया था. द अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000 फॉर 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज. तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मतलब पुअर्स में भी जो पुअर हैं उनके लिए बेसिकली स्कीम को लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच लिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, कॉन्करेंट लिस्ट. तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है इकोनॉमिक प्लानिंग. अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट की तो यूनियन लिस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है. जो स्टेट लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट के जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो स्टेट लेता है. और कॉन्करेंट लिस्ट के स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर लेती है. द इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट 3 of the 7th schedule of the Indian Constitution. Next question. Nirmal Gram Puraskar is related with.
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैनिटेशन। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार ये सैनिटेशन से एसोसिएटेड है। निर्मल ग्राम पुरस्कार हैज़ बीन वन ऑफ द पायनियरिंग इनिशिएटिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू इनकरेज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू अचीव फुल सैनिटेशन कवरेज। तो बेसिकली इस निर्मल ग्राम पुरस्कार का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बेसिक लेवल है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैं वो फुल सैनिटेशन कवरेज करें, यानी अपना जो भी एरिया है उनकी पर्टिकुलर उनका जो एरिया है वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया स्विच्ड ओवर टू डेसिमल करेंसीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी 1957। तो 1957 में इंडिया ने जो डेसिमल करेंसीज थी उनको उनकी तरफ स्विच कर लिया था। इन 1957 इंडिया शिफ्टेड टू द डेसिमल सिस्टम बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड बोथ डेसिमल एंड नॉन डेसिमल कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन। तो कुछ पीरियड के लिए डेसिमल और नॉन डेसिमल कॉइन्स जो थे वो सर्कुलेशन में थे, यानी उनका भी दान प्रदान हो रहा था, लेन देन हो रहा था हम कह सकते हैं। बट 1957 के बाद इंडिया ने डेसिमल करेंसीज को अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये हमारी कंट्री का लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। आपने ये भी याद रखना है कि कंट्री का बिगेस्ट जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो हमारा SBI है। In terms of assets, it has a market share of 23%. Next question, who was the first Indian governor of RBI? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CD देशमुख। तो CD देशमुख ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर हम इसे सेंट्रल बैंक भी कह सकते हैं, कंट्री का सुप्रीम बैंक कह सकते हैं, उसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। So the inaugural office holder was the British banker Sir Osborne Smith। तो ऑस्बर्न स्मिथ जब RBI का फॉर्मेशन हुआ था तब ये थे उसके फर्स्ट गवर्नर जो एक ब्रिटिश थे। वाइल CD देशमुख वॉज द फर्स्ट नेटिव इंडियन गवर्नर। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख और फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे ऑस्बर्न स्मिथ। Next question, the National Rural Livelihood Mission was initiated from the city of। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जो एक जगह है इन राजस्थान, यहाँ से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्टार्ट हुआ था। आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून 2011 में लॉन्च हुआ था। बांसवाड़ा टाउन सदर्न राजस्थान स्टेट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी बांसवाड़ा एक टाउन है राजस्थान में, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और यहाँ से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्टार्ट हुआ था जिसका ऑब्जेक्टिव था जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एक तरीके से लाइवलीहुड प्रॉपर लाइवलीहुड प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NABARD was established on the recommendations of which committee? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी शिवरमन कमेटी। तो नबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर हम बात करें नबार्ड की तो नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और 12 जुलाई 1982 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। सो शिवरमन कमेटी ऑन 12 जुलाई 1982 रिकमेंडेड टू इम्प्लीमेंट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, यानी नबार्ड की फॉर्मेशन का जो रिकमेंडेशन किया था वो शिवरमन कमेटी ने किया था। ये आपने याद रखना है और इसके हेड क्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, whose signature is found on 1 rupee notes in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। तो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपी के नोट में। अंडर द सेक्शन 22 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, RBI हैज सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। तो अंडर द सेक्शन 22 ऑफ RBI, इसके अंडर RBI के पास सोल राइट है कि वो कंट्री में सारे नोट्स को इशू कर सकता है, बट जो इशूइंग ऑफ 1 रुपी नोट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। द 1 रुपी नोट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी वाइल अदर नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ RBI गवर्नर। तो बाकी नोट्स में RBI के गवर्नर के साइन होते हैं और जो
₹1 का नोट होता है उसमें सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस के साइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्टेटमेंट बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी आई विश टू वाइप आउट एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारी कंट्री के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनका ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी आई विश टू वाइप आउट एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB लोकेटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, मनीला। तो मनीला में ADB के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। व्हेन इट वाज स्टैब्लिश्ड अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 1966। और अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर्स की तो मनीला फिलीपींस में लोकेटेड हैं और इसमें मेंबर कंट्रीज हैं 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R.K. Shanmugam शेट्टी। तो R.K. Shanmugam शेट्टी हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इन्होंने प्रेजेंट किया था फर्स्ट यूनियन बजट। The nation's first union budget was delivered by R.K. Shanmugam Shetty, who was the first finance minister या फिर who was the then finance minister. The budget covered the time from August 1947 to March 1948 or around 7.5 months। तो जो ड्यूरेशन था वो अगस्त में इसको प्रेजेंट किया गया था। तो जो ड्यूरेशन था हमारा फर्स्ट बजट का वो अराउंड 7.5 months था। Next question, major percentage of working population of India is engaged in। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी सेक्टर। तो जो हमारी कंट्री की मेजर पॉपुलेशन है वो अधिकतर जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ही इंडल्ज्ड है। द करेक्ट आंसर विल बी द प्राइमरी सेक्टर। मोर देन 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी सेक्टर। द प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड those occupations which are closely related to man's natural environment। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो नेचर से बेसिकली रिलेटेड होती हैं, डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होती हैं, उनको हम प्राइमरी सेक्टर के अंडर डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्री हो गया एंड माइनिंग हो गई एंड एग्रीकल्चर हो गया, दे ऑल कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। एंड प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। Next question, which Indian state has the largest number of cotton textile mills? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स प्रेजेंट हैं। महाराष्ट्र हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड ट्रेडिशनली स्किल्ड लेबर। तो महाराष्ट्र के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स प्रेजेंट हैं और इसका एक रीज़न ये है कि जो कॉटन है वो काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है तो जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा ही होता है। और वहाँ पर जो ट्रेडिशनल स्किल्ड लेबर है यानी ट्रेडिशनली बहुत पहले से कॉटन मेकिंग का काम चल रहा है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे जो ईज़ ऑफ गेटिंग द लेबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल लेबर्स प्रेजेंट हैं हम कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं उनका नंबर ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम विश्वेश्वरैया। तो एम विश्वेश्वरैया इनकी बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप इन विच ईयर इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, 1950। तो 15 मार्च 1950 को हमारी कंट्री का प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 मार्च 1950। इट फॉर्मुलेटेड द 5-year plans of India। Next question, primary emphasis during second plan was laid on the development of। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज या फिर सिंपली इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया था हमारे सेकेंड 5-year प्लान ने। द सेकेंड प्लान फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ public and rapid industrialization. The plan followed the Mahalanobis model, an economic development model developed by the Indian statistician Prashant Chandra Mahalanobis in 1953। तो 1953 में PC Mahalanobis ने एक मॉडल प्रिपेयर किया था जिसके बेसिस पर हमारा सेकेंड 5-year प्लान बना था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इसका जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था। Next question, how many languages are printed in an Indian currency note excluding Hindi and English? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। तो 15 लैंग्वेजेस प्रिंट की जाती हैं किसी भी इंडियन करेंसी नोट में अगर हम
एक्सक्लूड कर दें हिंदी और इंग्लिश को। 17 languages appear in the language panel of Indian banknotes. On one side, the amount is written in Hindi and English, whereas on the other side, 15 other languages are written. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, मिल्क प्रोडक्शन। तो ऑपरेशन फ्लड ये मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। सो द bedrock of Operation Flood has been village milk producers cooperatives which produce milk and provide inputs and services, making modern management and technology available to members. अगर हम बात करें ऑपरेशन फ्लड की तो इसको वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जब जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क था वो काफ़ी ज़्यादा पीक पर पहुंच गया था। एंड वर्गीस कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। Next question, how many banks were nationalized in India in the year 1969? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए 14। तो 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था इन द ईयर 1969। Important points देख लेते हैं। In 1969, the government of India nationalized 14 major private banks and one of them was the Bank of India. इसके अलावा अगर हम बात करें 1980 की तो 6 more private banks were nationalized in the year 1980. Next question. The iron and steel plants of Rourkela and Durgapur were conceived under the। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंडर राउरकेला और दुर्गापुर के जो आयरन एंड स्टील प्लांट हैं इनका कंस्ट्रक्शन हुआ। सो राउरकेला इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा एंड दुर्गापुर इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। राउरकेला, दुर्गापुर एंड भिलाई वर सेट अप ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान। इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स second largest producer of steel with 111.2 million tons of production in 2019। तो अगर हम बात करें रीसेंट की तो अराउंड 2019 के अराउंड इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बन गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which of the following? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जब भी कोई कंट्री इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रुपीज़ बोरो करती है तो उस कंडीशन को रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी कहा जाता है। So the rapid financing instrument provides prompt financial assistance to any IMF member। तो वो उसी कंट्री को प्रोवाइड करती है क्रेडिट फैसिलिटी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर हो। कंट्री IMF मेंबर कंट्री फेसिंग एन अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नीडेड। तो अगर उसको अर्जेंटली रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो तब IMF उसको मनी प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ये जुलाई 1944 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं USA में एंड इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस है, ये आपने याद रखना है। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC USA में लोकेटेड हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इन HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी 1997। तो 1997 में जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI है इसको इंक्लूड किया गया था HDR में। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वॉज एन इंडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑफ कम्युनिटी इन अ कंट्री डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस टू कॉम्प्लीमेंट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड as a part of human deprivation report in 1997। तो 1997 में for the first time HPI को include किया था HDR में। सिंपली आपने इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी सप्लाई इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो मनी सप्लाई है वो RBI कंट्रोल करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन इंडिया। द RBI हैज़ कंट्रोल ओवर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। इट कंट्रोल्स द इंटरेस्ट रेट्स, द रिजर्व्स टू बी मेंटेन with the banks to control the money circulation in the economy।
तो मनी सर्कुलेशन को इकोनॉमी में मेंटेन करता है हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसे सुप्रीम बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। So next question, agriculture is under which sector of economic activity? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसलिए जो बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इसे एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल के झा कमीशन। तो एल के झा कमीशन के रिकमेंडेशन में वैल्यू एडेड टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। सो वैट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एल के झा कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द असिस्टेंस फ्रॉम? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट जर्मनी। यानी जर्मनी की हेल्प से इंडिया ने राउरकेला स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया था। राउरकेला स्टील प्लांट, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, was set up with German collaboration with an installed capacity of 1 million tons। तो जर्मनी की हेल्प से हमने याद रखना है कि राउरकेला स्टील प्लांट को इंडिया ने जर्मनी के साथ कोलैबोरेट करके बनाया था। Next question, and it is located in Odisha. Next question, the money supply in India is controlled by? I think we have discussed this question and the answer will be the Reserve Bank of India, RBI. So यहाँ पे कुछ important fact लिखे हैं, इनको discuss कर लेते हैं। The Reserve Bank of India was established on April 1, 1935 in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act of 1934। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 आया था और उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1949 को इसे नेशनलाइज किया गया था। सर ऑसबर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, whereas शक्तिकांत दास is serving as the current and the 25th governor of RBI। तो करंट में शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर, और उनसे पहले सबसे पहले थे सर ऑसबर्न स्मिथ और फर्स्ट इंडियन थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1949। So on 1st January 1949, the Reserve Bank of India was nationalized by the Government of India. It then started functioning as the Central Bank of India. Next question, which bank was established in India at Calcutta under European management in 1770? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान को स्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में बाय द यूरोपियन मैनेजमेंट इन 1770। यू हैव टू रिमेंबर दिस। द स्टोरी ऑफ बैंकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो हमारी कंट्री का फर्स्ट बैंक था जिसे 1770 में यूरोपियंस ने बनवाया था, एंड इट वॉज द फर्स्ट बैंक एट कैलकाटा ऑल्सो अंडर द यूरोपियन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the oldest stock exchange of India as well as Asia? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी बीएसई वॉज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ एशिया। So BSE Limited, also known as Bombay Exchange Stock Exchange, is an Indian stock exchange which is located on Dalal Street in Mumbai. इसको establish किया था 1875 में by cotton merchant प्रेमचंद रॉयचंद। इसकी लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र में है ऑफ कोर्स, एंड इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 9 जुलाई 1875 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following 5-year plans was affected due to drought and 2 wars? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी थर्ड 5-year प्लान। तो जो थर्ड 5-year प्लान था, इट वॉज अफेक्टेड बाय द ड्रॉट यानी सूखेपन के कारण और 2 वॉर्स के कारण हमारा जो थर्ड 5-year प्लान था, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ फेलियर। सो द थर्ड 5-year प्लान वॉज अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट एंड 2 वॉर्स, दैट इज सिनो इंडिया वॉर ऑफ 1962 एंड इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965। तो इंडिया चाइना वॉर 1962 का और इंडो पाक वॉर 1965 का हुआ था।
जिसकी वजह से हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर रीजनल रूरल बैंक्स इन आवर कंट्री स्टार्टेड वर्किंग? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी 1975। तो 1975 से हमारी कंट्री में जो रीजनल रूरल बैंक थे उन्हें फंक्शन करना स्टार्ट किया। इन अकॉर्डिंग्स टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 5 regional rural banks were set up on 2 October 1975. It aims to sufficient banking and credit facility for एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स। तो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर्स में बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स को ओपन किया गया ऑन 2 अक्टूबर 1975 और 5 रीजनल बैंक्स को ओपन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक हमारी कंट्री का ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। सो इलाहाबाद बैंक इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1865। Next question, which of the following ministry is responsible to implement the National Green Hydrogen Mission? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। So Ministry of New and Renewable Energy will be responsible for the overall coordination and implementation of National Green Hydrogen Mission। और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी कंट्री इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाए ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी केसी नियोगी। तो केसी नियोगी ये फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। सो द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड under the vice presidential order under the chairmanship of KC Niyogi on 6th April 1952। तो 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी जो चेयरमैन थे हमारा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया था। The Finance Commission is constituted by the President under Article 280 of the Constitution mainly। तो जो फाइनेंस कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट और ये आता है आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ द टर्शरी सेक्टर इज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्विस सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। Economic sectors are a group of economic activities classified based on several criteria. It can be classified into primary, secondary and tertiary sectors. Next question, golden revolution is related to? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर एंड हनी। तो हॉर्टिकल्चर और हनी से एसोसिएटेड है गोल्डन रिवॉल्यूशन। हॉर्टिकल्चर इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो द गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर एंड हनी। इट स्टार्टेड इन 1991 एंड लास्टेड टिल 2003। अगर पूछा जाए हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन तो राइट आंसर हो जाएगा निरपक तुताज। द गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू जूट प्रोडक्शन। अगर बात की जाए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की तो वो जूट से एसोसिएटेड है बिकॉज जूट ऑल्सो अपीयर्स येलोइश इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड टू खेलो इंडिया प्रोग्राम इन यूनियन बजट 2022? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 974 करोड़। सो द फाइनेंशियल एलोकेशन टुवर्ड्स द खेलो इंडिया प्रोग्राम विच गॉट 657.71 करोड़ इन द लास्ट बजट हैज़ इंक्रीज्ड टू 974 करोड़ दिस ईयर। तो इस साल 2022 में जो यूनियन बजट आया उसमें जो खेलो इंडिया का जो बजट था दैट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 657.71 करोड़ टू 974 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेवा। तो जेनेवा में सिचुएटेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स जो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ रूल्स एंड ट्रेड बिटवीन नेशंस। It was established on 1 January 1995 in Geneva, Switzerland and it has 164 countries as its members। तो इसकी member countries है 164, headquarters Geneva में situated हैं। Next question, when did India become a member of International Monetary Fund? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर
डी यानी 1945 जब इसका फॉर्मेशन हुआ उस ईयर ही इंडिया मेंबर बन गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इंडिया जॉइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन December 27, 1945 एज वन ऑफ द IMF's ओरिजिनल मेंबर्स। अगर हम बात करें करंट में मैनेजिंग डायरेक्टर की तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एंड फाउंड हुआ था ये जुलाई 1944 में। सो जस्ट एक साल बाद हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर बना इंडिया, नॉट द सेम ईयर, बिकॉज 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ और 1945 में इंडिया मेंबर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी 1861। तो 1861 में पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में एंड चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू यूज पेपर करेंसी। British India issued commons with the Paper Currency Act of 1861, which gave the government the monopoly of note issuing in India. Charles Canning was the first to introduce paper currency in Indian subcontinent in 1861 officially. तो अगर पूछा जाए किसने की थी ऑफिशियली, किसने इशू किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो चार्ल्स कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था पेपर करेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी 1945 में इंडिया बना था मेंबर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का। सो इंडिया जॉइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन December 27, 1945 एज वन ऑफ द IMF's ओरिजिनल मेंबर्स। अगर बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर की तो करंट में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF एंड इसकी फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी 1861। तो 1861 में पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। सो ब्रिटिश इंडिया इशूड कॉमन्स विद द पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1861 विच गेव द गवर्नमेंट द मोनोपोली ऑफ नोट इशूइंग इन इंडिया। अगर बात करें चार्ल्स कैनिंग वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पेपर करेंसी को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऑफिशियली इन द ईयर 1861। Next question, who is known as the father of 5-year planning commission? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ स्टैलिन। सो जोसेफ स्टैलिन ऑफ रशिया, ही इज नोन एज द फादर ऑफ 5-year प्लानिंग। सो द 5-year प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ स्टैलिन इन USSR इन द ईयर 1928 और लेटर ऑन इसे बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया इंक्लूडिंग इंडिया। देयरफॉर ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ 5-year प्लानिंग। Next question, Niti Aayog came into existence on? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आया एंड इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। अगर बात करें नीति की तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो करंट में नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हैं और फाउंडर थी इसकी NDA गवर्नमेंट और इसका ऑब्जेक्टिव है पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी टुक प्लेस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी 1949 में फर्स्ट टाइम इंडिया में डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी हुआ था। तो फर्स्ट डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी टुक प्लेस ऑन 19 सितंबर 1949। तो इंडिया में डिवैल्यूएशन कब कब हुआ? 1949 में हुआ, 1966 में हुआ और 1991 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर एम्फेसिस इन द 5-year प्लान वाज ऑन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट 5-year प्लान का जो मेजर एम्फेसिस था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था। So the first 5-year plan's main emphasis was on to improve the condition of agriculture in India. The plan began in the year 1951. तो 1951 में हमारा first 5-year plan start हुआ था। You have to remember this। और उसका जो major emphasis था, दबाव था, वो agriculture के ऊपर था। Next question, Imperial Bank of India was renamed as State Bank of India after the nationalization in the year. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी 1955। तो देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और ये 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इज एन इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर
बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टैट्यूटरी बॉडी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। इसकी फॉर्मेशन भी हुई थी 1 जुलाई 1955 को और जॉन मैथाई वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एसबीआई। ये आपने याद रखना है, जॉन मैथाई। और आरबीआई के कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक दैट इज सिडबी वॉज सेटअप इन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, 2 अप्रैल 1990 को सिडबी का फॉर्मेशन हुआ था। इट वॉज सेटअप ऑन 2 अप्रैल 1990। इट एक्ट्स एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस दैट इज एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। अगर बात करें सिडबी के हेडक्वार्टर्स की तो ये लखनऊ में लोकेटेड हैं। Next question. India's first official census operation was undertaken in which year? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, 1881 में इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था। इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वाज अंडरटेकन इन द ईयर 1881। आफ्टर दैट द सेंसस हैज बीन कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। तो उसके बाद हर 10 साल में इंडिया का सेंसस होता है और फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ था। इससे पहले 1872 में सेंसस हुआ था, बट that was not an official one. So it involves a detailed estimation of population size along with a complete demographic profile of the country. Next question. The National Stock Exchange of India was established in. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। तो इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। एनएसई वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज बाय सीबी इन अप्रैल 1993 में। सीबी ने इसे as a stock exchange consider किया and commenced operation in 1994 with the launch of the wholesale debt market. Next question. During which 5-year plan did India opted for mixed economy? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड 5-year प्लान में इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए ऑप्ट किया था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सेकेंड 5-year प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय पीसी महलनोबिस। हमने डिस्कस किया, उसे महलनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सो जो सेकेंड 5-year प्लान था उसकी ड्यूरेशन 1956 से 61 तक थी। द सेकेंड प्लान वॉज कंसीव्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इट वॉज फेल्ट एग्रीकल्चर कुड बी अकॉर्डेड लोअर प्रायोरिटी। तो एग्रीकल्चर को लोअर प्रायोरिटी दी गई, जबकि फर्स्ट 5-year प्लान में टॉप प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज गॉट मोर इम्पॉर्टेंस इन द सेकेंड 5-year प्लान। द फोकस वॉज मेनली ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। Next question. At the end of the first 5-year plan, how many IITs, यानी Indian Institute of Technology, were established in India? Right answer will be option number D, 5. तो at the end of the first 5-year plan, जिसकी ड्यूरेशन 1951 to 1956 थी, जब वो एंड हुआ तो हमारी कंट्री में 5 IITs established हो गए थे। So at the end of the first 5-year plan in India in 1956, 5 Indian Institute of Technology यानी IITs were established as the major technical institutions. जो टारगेट ग्रोथ रेट था फर्स्ट 5-year प्लान का 2.1% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ उससे काफ़ी ज़्यादा हुई 3.6%। और इसको हैरोड डॉमर मॉडल के नाम से जाना जाता है फर्स्ट 5-year प्लान को। द प्राइमरी एम ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। ये आपने याद रखना है, और एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स गॉट द स्लोगन गरीबी हटाओ? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ 5-year प्लान में गरीबी हटाओ स्लोगन वॉज गिवन। सो 1969 to 74 बेस्ड ऑन अशोक रुद्र मेनन मॉडल के ऊपर बेस्ड था ये। ड्यूरिंग दिस प्लान पीरियड द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वॉज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state topped in Asia in affordable talent in Global Startup Ecosystem Report GSER? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, केरला। तो केरला ने टॉप किया है एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में। ये आपने याद रखना है। तो एशिया में अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में केरला ने टॉप किया है। केरला हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया इन अफोर्डेबल talent in global startup ecosystem report. The state has also been ranked 4th in global ranking in GSER
फ्रॉम इट्स प्रीवियस रैंक 20। तो अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो केरला है इसका रैंक 4th है और एशिया में इसका रैंक 1st है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution launched the Sustainability Perception Index SPEX for MSMEs? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी सिडबी। तो रिसेंटली सिडबी ने लॉन्च किया है सस्टेनेबल परसेप्शन इंडेक्स फॉर एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम इंटरप्राइजेस के लिए ये इंडेक्स को सिडबी ने लॉन्च किया है। बात अगर की जाए सिडबी की तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स इसके लखनऊ में लोकेटेड है और ये 2 अप्रैल 1990 को फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी वॉज सेट अप टू रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए एस तेंदुलकर कमिटी। तो जो सुरेश तेंदुलकर कमिटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था टू रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन द ईयर 2005। द कमिटी रिकमेंडेड शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द कैलोरीज मॉडल। तो अर्लियर जो कैलोरीज मॉडल था इसको यूज़ किया जाता था टू मेजर द पॉवर्टी लाइन यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज वर रिक्वायर्ड बाय द people of different age groups in order to calculate the poverty line. But after that, the committee proposed MPCE or the monthly per capita expenditure to measure the poverty line in India. तो उसके बाद monthly per capita expenditure के basis पे poverty line को बनाया गया in India. Next question, Tata Group has announced to merge with which airline with Air India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए वितास्त्रा। तो टाटा ग्रुप ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एयर इंडिया को वितास्त्रा एयरलाइंस के साथ मर्ज कर देंगे। द टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर एयरलाइंस SIA अनाउंस दैट दे अग्री टू मर्ज वितास्त्रा विथ एयर इंडिया। After the merger, Vitasra brand will cease to exist and Air India will become India's second largest domestic and largest international carrier. नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए एवरेज इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम एज इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के थ्रू हम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं। Next question, Daksh is the payments fraud reporting module maintained by which institution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है इस दक्ष पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल को। दक्ष इज द एडवांस्ड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Next question, the major emphasis in the first 5-year plan was on? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर बेसिक एम्फेसिस था हमारे फर्स्ट 5-year प्लान का। द फर्स्ट 5-year प्लान्स मेन एम्फेसिस वाज ऑन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। द प्लान बिगेन इन द ईयर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI was set up on? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए 2 अप्रैल 1990 को सिडबी का फॉर्मेशन हुआ था। So I think we have discussed this question. So there is no need to discuss the important points now. So let's discuss the next question. The fiscal policy in India is formulated by? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फिस्कल पॉलिसी को हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो फॉर्मुलेट करती है। इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज इकोनॉमी। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब होता है, तो ये होता है कि जो गवर्नमेंट द्वारा लिया गया रेवेन्यू है उसको यूज़ किया जाए कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करने में। Next question, in India, the economic reform policies were introduced in the year? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1991 फॉर फास्टर एंड बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। इट वाज इनिशिएटेड बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग पीपल्स ट्रस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इस टाइम पर नरसिम्हा राव ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the interest rate at which RBI borrows from other banks?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है एट विच आरबीआई बोरो करती है मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, यू कैन इंक्लूड हियर। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स rate of interest on loans and savings, and the rate of interest at which commercial banks borrow from RBI is called as repo rate। जिसमें अदर बैंक्स आरबीआई से मनी बोरो करते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है, और जब आरबीआई बोरो करता है दूसरे बैंक से हमारी कंट्री के, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बनता है कि ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 11 अप्रैल 2016 को, और इसका ओनर है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDBI was established in which year? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी 1964 में IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1964। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसकी फॉर्मेशन 1 जुलाई 1964 को हुई थी। सो विद दिस वी completed आर दिस वीडियो। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। And the homework question is the National Stock Exchange of India was established in which year? So इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।